नमस्कार, मैं देश दीपक सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं दूरदर्शन यूपी के सजीव फोन इन कार्यक्रम सेहत आपकी। मित्रों, जिस तरीके से हम लोगों ने अपने जीवन शैली को एक ऐसा तरीके में ढाल दिया है कि वो एक तरीके से हमें मशीनरी कहते हम चले जा रहे हैं कि हम मशीन होते जा रहे हैं, हम मशीन की तरह काम करते चले जा रहे हैं। हमें क्योंकि आगे बढ़ना है, हमें प्रगति करनी है, लेकिन उस प्रगति के लिए अगर हम अपनी सेहत पे ही ध्यान नहीं देंगे, अपनी सेहत का ही ख्याल नहीं रखेंगे, तो शायद हम उस प्रगति के जो हमारा लक्ष्य है वहां तक हम ना पहुंच पाएं। ऐसे में इस शरीर रूपी मशीन को भी हमें किस तरीके से सही रखना है, किस तरीके से सही नहीं रखना है, क्या हमें करना है, क्या नहीं करना है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सेहत आपकी कार्यक्रम में हम किसी न किसी विषय को लेकर के आप लोगों के बीच में आते हैं। और आज ऐसे ही एक विषय को हम आप लोगों के लिए बीच में लेके आए हैं, तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्या है आज का विषय। फिजियोथेरेपी से लाभ। हमारा जो शरीर है वो शरीर किस तरीके से कार्य कर रहा होता है, किस तरीके से हम उसमें अपने आप को चला रहे होते हैं, कितना हमें अपने शरीर का उपयोग करना है किसी भी कार्य को करने के लिए, उसमें हमें कभी कभी दिक्कतें भी होती हैं, हम कभी भी बीमार भी होते हैं। आपको भी 10 तरह के ऐसे सवाल पूछने रहते होंगे, 10 तरह की जिज्ञासाएं होती होंगी जो आप पूछना चाहते होंगे। तो हमारे साथ जो विशेषज्ञ जुड़ेंगे आप उनसे अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। प्लीज़ 0522 220 5756, 0522 4015 आप इस पे संपर्क करके हमसे बात कर सकते हैं। और आज के इस विषय पे जिन विशेषज्ञ को हमने आप लोगों के बीच में लाया है उनका नाम है डॉक्टर संतोष उपाध्याय जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट हैं। आपका सर इस स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो आज के दर्शक जो हमें देख रहे हैं उनके भी सवाल जो भी होंगे उनका आप जवाब देंगे, और जो हमारे सवाल हैं जो दर्शकों के बीच से निकल के आए हैं, जो आम जनता की समस्याएं हैं या उनके जो भी जिज्ञासाएं हैं, हम आपसे पूछने की कोशिश करेंगे। बिना देरी किए मैं सीधे डॉक्टर साहब के पास आना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, आपसे सबसे पहला सवाल, चूंकि हम फिजियोथेरेपी के लाभ की बात कर रहे हैं, तो आखिरकार ये फिजियोथेरेपी है क्या? जी नमस्कार। देखिए, फिजियोथेरेपी आज के समय में बहुत ही आधुनिक तकनीक यदि मैं बोलूं, बिकॉज आज का समय जो है ये मेडिकल साइंस में बहुत ही स्पेशलाइजेशन का टाइम आ गया है, बिकॉज एक्यूरेसी पे बहुत ज़्यादा हम काम कर रहे हैं। उसी संदर्भ में जो हमारा फिजियोथेरेपी है वो बहुत ही एडवांसमेंट पे है। और यदि मैं बात करूं एक सिंपल सी दायरे में बात करने के लिए, तो एक मैकेनिकल प्रॉब्लम होता है और एक केमिकल प्रॉब्लम होता है। यदि केमिकल की मैं बात करूं तो जैसे बॉडी में यूरिक एसिड का बढ़ना हो गया, डायबिटीज़ का बढ़ना हो गया, ऐसे बहुत सारे केमिकल प्रॉब्लम है जो बॉडीज़ में होते हैं, जिसको कि हम मेडिसिन के थ्रू या केमिकली इंटरवेंशन के थ्रू हम होल्ड करते हैं। सेम उसी तरह से यदि हमारे बॉडी में किसी भी तरह का मैकेनिकल प्रॉब्लम, मैकेनिकली में यदि मैं बात करूं कि शेप चेंज हो जाता है, बायोमैकेनिक्स बॉडी की चेंज हो रही है, जैसे कि हम बहुत देर बैठ के बात कर रहे हैं, अपने नेक का पोस्चर चेंज हो रहा है, चोट लग गई, मांसपेशियों में प्रॉब्लम हो रहा है, तो किसी भी तरह का यदि इस तरह का बॉडी में शेप चेंज हो रहा है या मैकेनिकली वो इनकरेक्ट हो रहा है, वहाँ पे फिजियोथेरेपी का बहुत ही अच्छा रोल है। और इस समय यदि मैं बात करूँ तो फिजियोथेरेपी का बहुत ही स्पेशलाइज्ड एरिया है, जिसमें कि अलग अलग प्रॉब्लम्स में अलग अलग चीज़ों को हम ट्रीट करते हैं। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी आपने बताया कि फिजियोथेरेपी किस तरीके से काम करती है, और ये बहुत अच्छी एक जो आपने एक बाइफर्केशन दिया है एक चीज़ का, कि एक केमिकल प्रॉब्लम होती है हमारे शरीर में और एक मैकेनिकल प्रॉब्लम होती है। और जैसे मैंने शुरुआत में ही बोला था कि इसको हमने मशीन बना लिया है, तो उस मशीन के पुर्जों को सही रखने के लिए भी फिजियोथेरेपी किस तरीके से कार्य करती है। तो डॉक्टर साहब, हमारा जो अगला सवाल आता है वो इसी से जुड़ा हुआ आता है कि फिजियोथेरेपी की आवश्यकता क्यों होती है शरीर को? जी देखिए, यदि मैं बात करूं तो सुबह से जब हम जगते हैं और रात में सोते हैं, तब तक हमारा जो बॉडी है ना, ये एक पोस्चर है।
बेसिकली यदि बोलने के लिए अभी तक पोस्चर का मतलब एक जो बॉडी का शेप है ना, हम सोचते हैं कि बैठने में हमारा पोस्चर होना चाहिए, कुछ लोग सोचते हैं खड़ा होने में हमारा पोस्चर ऐसा होना चाहिए। बट यदि मैं बात करूं कि मॉर्निंग सुबह सो के उठते हैं, ब्रश करने से लेके बात करने से, नहाने से लेकर के, ऑफिस जाने से लेकर के, अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करने से लेकर के हमारा 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 पोस्चर हमेशा चेंज रहता है। किसी की बाइक ड्राइविंग हो रहा है, राइडिंग कर रहा है, कोई बाइक चला रहा है, कोई कार चला रहा है, अलग अलग एक्टिविटीज़ हम दिन भर में परफॉर्म करते हैं। और एक सबसे बड़ी बात बताऊं कि एक ही तरह का काम एक प्रोफेशनल पूरी लाइफ करता है। यदि 24 साल में कोई वकालत पेशे में चला गया, कोई सर्जरी के पेशे में चला गया, वो बुढ़ापे तक 60 साल तक एक ही पोस्चर में रहता है। तो हमारा जो पोस्चर चेंज होता है वो हमेशा हमारे अलग अलग शेप चेंज होने की वजह से मैकेनिकल प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है। और दूसरी एक ट्रॉमा है कि यदि हम जा रहे हैं और कहीं जर्क लग रहा है या कहीं रॉन्ग पोस्चर में हम हो गए, मसल पुल हो गई, तो यदि मैं बोलूँ तो आज के समय में ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। अब सुबह से शाम तक के दिनचर्या में जितने पोस्चरल फॉल्ट हो रहे हैं, दे कैन बी करेक्टेड बाई फिजियोथेरेपी। वो अपने फिजियोथेरेपी के थ्रू ठीक किया जा सकता है। डॉक्टर साहब देखिए, जिस समाज में हम रह रहे हैं, जो हमारा भारतवर्ष है, उसमें कभी कभी शरीर में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो उसको एक घरेलू उपचार बता दिया जाता है कि ऐसे कर लो तो तुम ठीक हो जाओगे। हमारे यहाँ कहा जाता है कि अनवांटेड बहुत से ऐसे डॉक्टर्स हैं जो सलाह दे देते हैं और आदमी उस पर तुरंत विश्वास करके आगे कार्य कर देता है। ऐसे में हम ये कब जाने कि हमें फिजियोथेरेपी की ही अब आवश्यकता है? ऐसी कौन सी अवस्था होती है किसी भी शरीर के उसके लिए? अगर आप न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट हैं आप, तो न्यूरो की ऐसी कौन कौन सी समस्याएं होती हैं? अगर हम स्पेसिफाई कर दें किसी चीज़ के लिए, तो वो कौन सी अवस्था है जब हमें ये ज़रूरत समझ में आ जाए कि अब हमें फिजियोथेरेपिस्ट से मिलना ही चाहिए? देखिए, दो चीज़ें हैं, बहुत इजीली हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो प्रिवेंटिव होता है, मतलब बचाव, और दूसरा होता है कि प्रॉब्लम हो जाने के बाद उपचार। ये दोनों कंडीशन में फिजियोथेरेपी का बहुत ही अच्छा रोल है, बिकॉज ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है, बहुत सारे स्टडीज़ हो चुकी हैं कि हमारा जो रेगुलर जो एक्सरसाइज हम करते हैं, कसरत जो करते हैं, उसका हमारे शरीर पे बहुत ही अच्छा रोल है। तो एक तो यदि किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो आप फिजियोथेरेपिस्ट से मिलके अपने एक्सरसाइज को प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शंस ले सकते हैं कि हमें किस तरह से करना चाहिए, एक्सरसाइज में क्या क्या हमें शामिल करना चाहिए, और जब एक्सरसाइज हम कर रहे हैं तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। दूसरी, जैसे हम लोग बोल रहे थे कि क्या कारण हो सकता है कि फिजियोथेरेपिस्ट से मिलने जाए, तो हमारे मसल से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। हमारे बच्चे का जो डेवलपमेंट है, यदि वो प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं है तो आप फिजियोथेरेपिस्ट से मिल सकते हैं। आपकी एक्टिविटीज़ यदि डिले हो रही है बच्चे का डेवलपमेंटल में, यदि महिलाओं में प्रेगनेंसी के बाद उनको पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, या मस्कुलर वीकनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, बैक पेन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, तो आप फिजियोथेरेपिस्ट से मिल सकते हैं। न्यूरो की यदि मैं बात करूं तो नेक पेन हो गया, बैक पेन हो गया। इसके अलावा यदि हेडेक की प्रॉब्लम हो रही है तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो गर्दन से रिलेटेड हेडेक होने की है। इसके अलावा फुट में पेन है। तो यदि मैं बोलूँ कि एक फिजियोथेरेपिस्ट से किसी भी तरह की यदि प्रॉब्लम है तो आप एक बार सबसे पहले जाके मिल सकते हैं, यदि आपको बहुत ज़्यादा पेन नहीं है तो। यदि बहुत ज़्यादा पेन है, यदि आपको इन्फेक्शन की हिस्ट्री लग रही है, आपको फीवर लग रहा है, ऐसे कंडीशन में फिजियोथेरेपी मना होती है। और जब आप फिजियोथेरेपिस्ट से मिलेंगे तो खुद ही बताएंगे कि ये चीज़ कहाँ जाना चाहिए। तो आप इसी में, जैसे आप अभी जो चीज़ कह रहे थे, तो सबसे एक सवाल ये भी आता है कि आज की तारीख में जिस तरीके से हमने कहा ना, हम भाग बहुत तेज़ी से रहे हैं, तो ऐसे में ये भी ज़रूरी है कि हमको लाभ जल्दी मिले, फ़ायदा हमें जल्दी हो। तो फिजियोथेरेपी क्या एक ऐसा प्रोसेस है जो बहुत इंस्टेंट रिलीफ देता है, या वो रिलीफ उसके चांसेस भी डिपेंड करते हैं? एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, मैं अपना सवाल आपसे पूछूंगा ज़रूर, लेकिन हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं, आइए इनका सवाल ले लेते हैं। हेलो। हाँ जी नमस्कार, अपना नाम बताएं और अपना प्रश्न पूछें। मेरा नाम बच्चन सिंह है जी। और हमारे बाएं साइड में कोख में दर्द होता है जी बैठने पर जी, तो क्या फिजियोथेरेपी करने से ठीक हो जाएगा? वही पूछना था। फिजियोथेरेपी करने से ठीक हो जाएगा, और बीपी शुगर भी है हमारे। जी, एज क्या है आपकी? एज है 65 जी। 65। सर कब ज्यादा पेन होता है? बैठने पे ही होता है, चलने में आपको आराम मिलता है, या पूरे टाइम पेन बना रहता है पीठ का? नहीं, बैठने में ज्यादा तकलीफ होता है, सोने में आराम हो जाता है। जी। और चलने में कैसा रहता है ये पीठ का दर्द? चलने में तो ठीक रहता है, चलने के बाद जब कहीं बैठ जाते हैं तब उठने में दिक्कत होती है।
जी, देखिए इसमें कमर की प्रॉब्लम में या जो आपकी प्रॉब्लम है ये में भी हो सकता है कि सैक्रोइलियक जॉइंट की प्रॉब्लम हो सकती है या हिप जॉइंट का प्रॉब्लम हो सकती है। बिकॉज जब ये बैठ के उठ रहे हैं तभी पेन हो रहा है, लेटने में रिलीफ मिल जा रहा है और इनको चलने में भी पेन नहीं हो रहा है जी। तो आपको हिप जॉइंट से रिलेटेड या एसआई जॉइंट से रिलेटेड पेन हो सकता है। इसमें फिजियोथेरेपी का बहुत बढ़िया रोल है। यदि आप प्रॉपर एक्सरसाइज करेंगे तो इससे काफ़ी आराम मिल जाएगा। तो आप नियर बाई किसी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट से मिलें और इसको प्रॉपर फिजिकल एग्जामिनेशन जब कराएंगे तो वो आपको दो चीज़ें बताएंगे। पहली चीज़ कि क्या नहीं करना है, कोशिश ये करना है कि स्टेयर क्लाइंबिंग आप अवॉइड करें, सीढ़ी चढ़ने की कम से कम सीढ़ी चढ़ें आप। इसके अलावा नीचे बैठने की कोशिश ना करें, उससे ये पेन बढ़ सकता है। और लेटते वक्त हमेशा करवट लेके बेड पे लेटें और नियर बाई मिलेंगे तो वो आपको एग्जामिन करके आपका जो एग्रीवेटिंग फैक्टर है और जिससे प्रॉब्लम बढ़ रही है और जिससे आराम मिल रही है उसको एग्जामिन करते हुए यदि ज़रूरत होगी तो वो एक्सरे कराएंगे। अनदर वे आपको कुछ एक्सरसाइजेज बताएंगे, उसको करेंगे तो आपको काफ़ी आराम मिलेगा। जी डॉक्टर साहब, जैसा अभी ये इन्होंने एक सवाल किया आपसे, तो एक सवाल ये भी आता है कि क्या हर प्रकार की समस्याओं में फिजियोथेरेपी लाभदायक है कि कोई ऐसी स्पेसिफिक समस्याएं हैं या फिजियोथेरेपी के भी अपने कुछ अलग अलग कहते हैं डिपार्टमेंट्स हैं कि अगर ऐसी समस्या है तो इसके लिए इनसे मिलना है, तो वो कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिनके लिए फिजियोथेरेपी का हम लाभ ले सकते हैं? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया सर आपने। देखिए 2001 के बाद धीरे धीरे फिजियोथेरेपी में बहुत ही एडवांसमेंट हुआ और आज की मैं बात करूं तो टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस हो गई है। चाहे वो टेक्नोलॉजी मशीनरी के रूप में आई हो या फिर मैनुअल थेरेपी के रूप में आई हो। इस सवाल को हम लोग कंटिन्यू करें, इस जवाब को हम लोग आगे और बढ़ाएं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल भी है हमारे लोगों के। लेकिन हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, आइए इनका सवाल ले लेते हैं। नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार, अपना नाम बताएं और अपना प्रश्न पूछें। सर पप्पू जी मेरा नाम है। जी पप्पू जी। हाँ। अपना प्रश्न पूछिए। पप्पू प्रयागराज से। जी जी, अपना प्रश्न पूछिए पप्पू जी। रुक जाए, बात करो। हाँ जी। जी अपनी समस्या बताएं। जी मेरे घुटने में दर्द रहता है जोड़ जोड़ में 15 साल से करीब। तो सब जांच वोच करवाए, सब आर्थराइटिस सब बोल रहे हैं, दवा खाते हैं अंग्रेजी ठीक रहता है, फिर दर्द होने लगता है। जी आपका एज क्या है मैम? 43। और देखिए आर्थराइटिस की प्रॉब्लम में एक्सरसाइज का बहुत ही बढ़िया रोल है जी। इसमें भी देखिए 3 तरह की प्रॉब्लम होती है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। और जैसे मैंने बोला था पहले ही कि केमिकल रिलेटेड और मैकेनिकल रिलेटेड है। तो यदि कई जोड़ों पे दर्द हो रहा है तो पूरा चांसेस है कि या तो आपको रिमोटॉइड अर्थराइटिस की प्रॉब्लम रही होगी या यूरिक एसिड की रही होगी या और कोई केमिकल रिलेटेड प्रॉब्लम रही होगी। तो ब्लड टेस्ट में जो आया होगा उसके हिसाब से यदि माइल्ड है तो भी कुछ मामूली सी दवाएं चलती हैं और साथ में एक्सरसाइज का बहुत बढ़िया रोल है। यदि मैं बोलूं कि माइल्ड हो, मॉडरेट हो या सीवियर हो, इसमें दवाओं का रोल तो ज़रूरी है बिकॉज ये केमिकल रिलेटेड प्रॉब्लम है, लेकिन इसमें एक्सरसाइज का बहुत ही बेहतरीन रोल है। यदि एक्सरसाइज के अलग अलग टाइप्स होते हैं जैसे कि मोबिलाइजेशन एक्सरसाइज हो गई, रिलैक्सेशन एक्सरसाइज हो गई और कुछ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज हो गई। तो यदि हमारी मसल का टोन अच्छा रहता है, हमारी जॉइंट की मोबिलिटी अच्छी रहती है, तो हमारी जो इन्फ्लेमेशन का रेट है वो कम हो जाता है क्योंकि जॉइंट पे प्रेशर कम पड़ता है। यदि अपनी अपनी मांसपेशी अपना अपना लोड लेती रहे तो जॉइंट का प्रेशर हमेशा कम हो जाता है। और बहुत सारे ऐसे रिसर्च पेपर्स हैं कि एक्सरसाइज करने से इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस में काफ़ी बेहतर रिजल्ट आता है और दवाओं का जो लेवल है वो भी कम हो जाता है। कई बार हमारे डॉक्टर से सलाह देते हैं कि डेली एक्सरसाइज आप करें, उससे बहुत फ़र्क आएगा। लेकिन उसमें ये ध्यान रखें कि यदि एक्सरसाइज करने से आपका पेन बढ़ रहा है तो एक्सरसाइज ना करें और एक्सपर्ट से जा करके, जो अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट हैं उनसे जाके आप मिलें। आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हर जगह फिजियोथेरेपिस्ट हैं, आप उनसे जाके मिलें, लर्न करें, फिर उसको घर पे जाके करें। लेकिन इतना मैं आपको बता रहा हूं कि यदि मल्टीपल जॉइंट पेन हो रहा है तो दवाओं के साथ साथ यदि आप एक्सरसाइज करेंगे तो बहुत ही अच्छे परिणाम मिलेंगे।
मैं अपने दर्शकों को ये चीज़ एकदम बता देना चाहता हूँ, जैसे डॉक्टर साहब अभी एक्सरसाइजेस के नाम बता रहे थे, किस तरह की एक्सरसाइजेस प्रकार बता रहे थे कि इन तरह की एक्सरसाइजेस हम कर सकते हैं। तो उन व्यायाम को करने से पहले ये सलाह रहेगी कि आप डॉक्टर जो आपके नज़दीक हो, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि हर जिला अस्पताल में डॉक्टर्स उपलब्ध हैं, फिजियोथेरेपिस्ट उपलब्ध हैं, आप उनको जाके दिखाएं और उनसे पहले एक्सरसाइज को समझें, उसके बाद ही घर पे करें। कहीं ऐसा ना हो कि आप अपना नुकसान और ज्यादा कर लें, उससे बचने के लिए ये ज्यादा नहीं, बिल्कुल सर। बिना देखिए एक्सरसाइज, जैसे मैंने बोला ना कि अभी हम लोग बार बार डिस्कस कर रहे हैं, आपने एक क्वेश्चन भी पूछा था जो पूरा नहीं हो पाया था कि फिजियोथेरेपी में जो है ना कितने दिन में रिलीफ मिलेगा जी। एक एरा था सर जबकि फिजियोथेरेपी को ये हम बोलते थे ना कि 1 महीने में रिजल्ट दिखेगा, 15 दिन में दिखेगा। आज हम डेली मॉनिटर करते हैं जी कि जो मैनुअल थेरेपी है, जो हमारी एक्सरसाइज थेरेपी, और शायद इसी रिजल्ट को फास्ट करने के लिए जो मैंने स्टार्टिंग में ही बात करी कि अब सुपर स्पेशलाइजेशन और बहुत बारीक बारीक चीज़ों का ध्यान करना है। इसीलिए अब आपको बताऊं कि फिजियोथेरेपी में आर्थो फिजियोथेरेपी अलग है, न्यूरो फिजियोथेरेपी अलग है, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी अलग है, हमारा बर्न की यूनिट अलग है, जो आईसीयू में काम कर रहे हैं कार्डियोथोरेसिक वो यूनिट हमारी अलग है। तो जो फिजियोथेरेपी का स्पेशलाइजेशन भी है वो, जैसे न्यूरो फिजियोथेरेपी हम लोग देखते हैं, इसमें स्पाइन हो गया, पीडिया का केस हो गया, न्यूरो से रिलेटेड जितने सर्जरीज होती हैं उसके बाद का रिहेबिलिटेशन की प्रॉब्लम हो गई, पैरालिसिस के बाद की जो रिकवरी है कि पुनर्वास करना उनको कि पैरालिसिस हो गई उसके बाद। तो अब क्या हो रहा है कि इतना वाइड स्पेक्ट है जिसकी वजह से, और रिजल्ट फास्ट आए कि जो आपने पूछा कि 1 हफ्ते में रिजल्ट दिखने लगे। मैं ये नहीं कह रहा कि 1 हफ्ते में आदमी बिल्कुल ठीक हो जाता है, लेकिन रिजल्ट आपको ये पता चलने लगता है कि हाँ हम सही दिशा में जा रहे हैं और अच्छे परिणाम दिख रहे हैं। जी बिल्कुल। नहीं, इसमें एक सवाल इसमें से आपने जैसे अभी बताया कि इतने ऑर्थो का है और कहते हैं कि न्यूरो का है, स्पोर्ट्स का है, तो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए भी क्या कोई ऐसी चीज़ हमारे फिजियोथेरेपी में है? क्योंकि ये एक बड़ी समस्या होती है, क्योंकि जब कोई महिला गर्भवती होती है तो उसके शरीर में तमाम तरह के बदलाव होते हैं, तमाम तरह के उसको पेन होते हैं, तो फिजियोथेरेपी उसमें कितना लाभ करती है और क्या उसका भी अलग कोई विंग है कि वो किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट को? नहीं सर, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन कहा। मैं आर्थो, न्यूरो, स्पोर्ट्स, पेडियाट्रिक, जेरिएटिक और रिहेबिलिटेशन बताया, उसके साथ गायनी एंड ऑप्स का हमारा मास्टर होता है। अच्छा, जैसे मैं मास्टर न्यूरो में हूँ, मैं लिखता हूँ न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट, तो वो गायनी फिजियोथेरेपिस्ट लिखते हैं और वो तब से शुरू हो जाता है। बिकॉज यदि आपने पूछा तो मैं बताऊँ कि प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर से लेकर के, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अलग एक्सरसाइज हैं, सेकेंड ट्राइमेस्टर के अलग एक्सरसाइज हैं, प्रेगनेंसी के 3rd ट्राइमेस्टर के भी एक्सरसाइजेज हैं, और उसके बाद पोस्ट प्रेगनेंसी के भी पूरी एक्सरसाइजेज हैं कि उसके बाद, बिकॉज कभी आपने ध्यान नहीं दिया कि इसको हम लोग कंटिन्यू कर लेते हैं। एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए हैं। नमस्कार, आप अपना नाम बताएं और प्रश्न पूछें। हेलो हेलो, नमस्ते सर। नमस्कार, अपना नाम बताएं और अपना प्रश्न पूछें। आपकी आवाज मुझे लग रहा है कि कुछ कट रही है, हम आपसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे डॉक्टर साहब जी। हाँ जी। तो उसमें जो है ना पोस्ट प्रेगनेंसी, कभी आपने सोचा नहीं कि जब प्रेगनेंसी होती है तो महिलाओं में वेट लगभग 13 किलो के आसपास पुट ऑन हो जाता है जी, ट्राइमेस्टर बाई ट्राइमेस्टर, और प्रेगनेंसी के बाद उनके जो कोर मसल होती है इसका, और यदि प्रेगनेंसी के दौरान आप देखेंगे तो महिलाओं में थोड़ा सा एक शेप चेंज हो जाता है, उनका कमर आगे की तरफ शिफ्ट कर जाती है। उसके बाद उस पोस्चर को सही करना, ये हमारा गायनी एंड ऑप्स की फिजियो होती हैं, जो कि बहुत ही कोऑर्डिनेट होता है गायनकोलॉजिस्ट से और बहुत ही प्रॉपर एक्सरसाइज कराते हैं, बहुत ही ट्रेमेंडस इंप्रूवमेंट आता है। उसके बाद एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मैं आपको बताऊं जिससे कि पूरी सोसाइटी फेस कर रही है, लेकिन संकोच की वजह से कोई बोलता नहीं है, यूरिन लीकेज की। महिलाओं में ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है कि आफ्टर 35 या 40 या कभी कभी प्रेगनेंसी कंटिन्यूअसली विद इन 5 ईयर 2 या 3 प्रेगनेंसी हो गई, ऐसे कंडीशन में उनकी पेल्विक फ्लोर मसल वीक हो जाती है। वीक होने की वजह से वो कभी हंसती हैं जोर से तो यूरिन लीक कर जाता है, कुछ ड्रॉपलेट लीक कर जाते हैं, और वो बहुत बिल्कुल जो ना एम्बेरस फील करती हैं, और इस तरीके से खांसने पे कभी कफिंग आई या खांसा और पता चला कि यूरिन नीचे की तरफ 2 या 3 ड्रॉपलेट्स
लीक हो गए। ऐसे में हमारी जो गायनी एंड ऑप्स का ब्रांच है वो बहुत ही बेहतरीन काम करती है। चूंकि हम लोग न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट हैं तो न्यूरोजेनिक जो ब्लेडर होता है उस पर हम लोग काम करते हैं। तो हम लोग इस समस्याओं को देखते हैं और बहुत बारीक से देखते हैं। तो ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है आज के समय में, तो ये जरूर ही इस पे ध्यान देना हमारे साथ और जुड़े हैं। हमारे देश के जागरूक जनता जो है उन लोगों को बहुत सी ऐसी जिज्ञासा है और अच्छा लगता है हमें जब ऐसे हमारे साथ दर्शक जुड़ते हैं। नमस्कार, अपना नाम बताएं और अपना प्रश्न पूछें। हेलो हेलो, हमें लगता है इनसे हमारा संपर्क हो नहीं पा रहा है। हम इसमें चलेंगे। डॉक्टर साहब, जैसे अभी आप बता रहे थे कि किन समस्याओं में हम हेलो हेलो जी हेलो सर, हेलो जी नमस्कार, अपना नाम बताएं और अपना प्रश्न जी पूछें। नमस्ते सर, मेरा नाम प्रियंका उपाध्याय है। जी प्रियंका जी, प्रियंका जी अपना प्रश्न पूछिए। जी मेरा सर एक्चुअली मेरी 5 जुलाई मेरी डिलीवरी थी। जी उसके बाद से मेरा बैक पेन बहुत होता है। जी 6 जुलाई को क्या था? 5 जुलाई को इनकी कहते हैं डिलीवरी हुई है और उसके बाद से इनको बैक पेन बहुत रहता है। जी मैम, ये समस्या बड़ी कॉमन है बिकॉज पोस्ट प्रेगनेंसी अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हमारा मसल इम्बैलेंस हो जाता है जिसकी वजह से कमर में प्रॉब्लम होती है। और कई लोग कई बार ऐसा बोलते हैं कि वो सर्जरी से पहले इंजेक्शन लगा है उसकी वजह से पेन हो रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। ऐसा कुछ एविडेंसेस बहुत ज़्यादा नहीं है। हमेशा हमारा जो पोस्चर की वजह से प्रॉब्लम है उसकी वजह से इस तरह की प्रॉब्लम ज़्यादातर देखी गई है, क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद बच्चे की केयर करने के चक्कर में जो हमारी महिलाएं होती हैं उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती है, वो पूरे सो नहीं पाती हैं और फीडिंग कराने का जो उनका पोस्चर होता है वो अच्छा नहीं होता है। तो प्रियंका जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपने पोस्चर का आप ध्यान रखें और फीडिंग कराइए। उस समय ये ध्यान रखिए कि ज़्यादा आगे न झुकें और बेबी को कैरी करने के लिए, बिकॉज यदि बेबी एक हेल्दी बेबी होता है तो 3.5 किलो का होता है जी। तो एक तो हमारी बैक मसल वीक है और यदि हम आगे झुक के कैरी कर रहे हैं और फीडिंग करा रहे हैं तो इस तरह की प्रॉब्लम होने के चांसेस रहते हैं। तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिए, मैडम से मिलिए, वो आपको प्रॉपर एग्जामिन करेंगी और बताएंगे कि ये पेन किस वजह से हो रहा है। तो 2 चीज़ें हैं इसमें, एक तो पोस्चर का करेक्शन, नींद अपनी पूरी लीजिए और जो मैम बताएं उसको आप फॉलो करिए। आगे झुकना अवॉइड करिएगा, वजन मत उठाइएगा, कोई भी झटका वाला मूवमेंट मत करिएगा। नहीं करिएगा। एक कॉलर और हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आइए इनका भी प्रश्न ले लेते हैं। हेलो 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 हेलो, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? ये हाँ जी नमस्कार, अपना नाम बताएं और अपना प्रश्न पूछिए। ज्योति जी ज्योति जी, अपना प्रश्न पूछिए। जी मेरा नाम ज्योति। अपने टीवी की आवाज को धीमा करिए वरना आपकी आवाज सही नहीं आएगी हमारे पास तक। आप अपना प्रश्न पूछें लेकिन टीवी की आवाज को आप थोड़ी देर के लिए म्यूट कर दें या उसको कम कर दें। हाँ, वो मेरे को प्रॉब्लम है कि जो मेरी पीठ है वो कंधा जो है वो रीढ़ की हड्डी जहाँ पे वो झुकती जा रही है और दर्द भी रहता है। इनका कंधा जो है वहां पर इनका कहना है कि रीढ़ की हड्डी झुकती जा रही है। जी, आपकी एज क्या है? फोन कट गया है इनका। ओके, देखिए 2 चीज़ें हैं। पोस्चरल फॉल्ट आज के समय में बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, बिकॉज जब हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो हमारा पोस्चर आगे की तरफ झुकना, यदि मैं सिंपल सी भाषा में बताऊं आपको मैडम, तो गर्दन के पीछे एक गड्ढा होता है, फिर हमारे जो सीना है उसके पीछे जो है ना हल्की सी कुबड़ जैसी रहती है, फिर कमर में गड्ढा होता है। ये हमारे बॉडी में कर्वेचर्स हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे डेली रूटीन की एक्टिविटी में, जिससे कि हम परफॉर्म करते हैं। बट यदि मसल इम्बैलेंस हो जाती है तो यही हमारा शेप क्या होता है कि अलग अलग कर्वेचर का इंक्रीज करने लगता है। जैसे कि कंधे के नीचे आप बोल रही हैं तो मैं अनुमान कर रहा हूं कि आपका जो ये स्पाइन है इसमें काइफोसिस हो रही होगी, ये आगे की तरफ झुक रही होगी। दैट मीन्स कि आपके आगे की जो मांसपेशियां हैं ये शॉर्ट हो रही हैं और पीछे वाली मांसपेशी इलोंगेट हो रही है, लंबी हो रही है। तो ऐसे कंडीशन में जब आप नियर बाई अपने अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट से मिलेंगे तो वो ये प्रॉपर एग्जामिन करेंगे कि ये मस्कुलर इम्बैलेंस कहाँ से आ रहा है। आप
आपका पोस्चर की वजह से आ रहा है, या आपको प्रॉपर एजुकेशन नहीं है अपने पोस्चर के विषय में, इसकी वजह से आ रहा है, या कभी कभी ऑक्यूपेशन की वजह से भी, जो आप जॉब करते हैं, जो आप दिन भर एक्टिविटी करते हैं, बहुत झुक के सिलाई कर रहे हैं, बुनाई कर रहे हैं, या कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं, दिनचर्या ऐसी है दिनचर्या जी कि हो सकता है जी। इसमें एक चीज ये जुड़ती है कि हम फिजियोथेरेपी की इतनी चीज़ें हैं, इतनी विविधताएं हैं उसमें, हम सारी चीज़ों में कर सकते हैं, लेकिन ऐसी कई अवस्थाएं ऐसी होती होंगी जब हमें इस फिजियोथेरेपी को अवॉइड करना चाहिए। कब उसको हमें नहीं करना है, इस पे भी हमें ध्यान देना कब ज़रूरत है, वो कौन सी अवस्थाएं होती हैं? जी देखिए, एक तो मैंने बोला कि जो भी एक्टिविटीज़ आप कर रहे हैं हमेशा अपने फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करके करें, बिना पूछे ना करें, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया कि एक्यूट कंडीशन में, जैसे कि आप कहीं गिरे और चोट लग गई, तो पहले 72 घंटे हम लोग अवॉइड करते हैं, या फिर आइस की सिकाई बोलते हैं कि क्या हुआ है, इसके इंजरी को इवेलुएट किया जाए, देन हम फिजियोथेरेपी के पास एक्टिविटीज़ आगे करें जिसमें ज़्यादा इंजरी है। माइल्ड इंजरी की मैं बात नहीं कर रहा, या हाई फीवर की हिस्ट्री है, आपको बुखार आ रहा है, या इन्फेक्शन की कोई हिस्ट्री है, आपकी बॉडी इम्बैलेंस है, या फिर ऐसी प्रॉब्लम लग रही है कि जिससे कि आपकी प्रॉब्लम पेन बढ़ रहा है और असहनीय है, ऐसे कंडीशन में आप पहले फिजियोथेरेपिस्ट से मिलेंगे और मिल करके उनसे जांच कराएं, उसके बाद वो खुद ही आपको बताएंगे कि इस चीज़ को कहाँ लेके जाना है और किससे मिलना है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ज़रूरत इस चीज़ की है, जो आज के जो हम लोग का डिस्कशन था, इस डिस्कशन में सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ निकल के आई, हड्डियों की कमज़ोरी की बात लोगों ने करी और कमर की समस्या की बात करी। तो मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को एक हेल्थ टिप्स दें आप, जो हमारी जो हड्डियां हैं उनको कमज़ोर करने से हम कैसे बचा सकते हैं, और कमर का जो दर्द होता है या कमर की जो समस्याएं आती हैं वो ना आए, इसके लिए फिजियोथेरेपी हमें किस तरीके से मदद कर सकती है, एक सलाह के रूप में आप? जी, यदि मैं बताऊं सर आपको, तो जो हमारा रूटीन वर्क है, इसमें जो हमारी बोन है ना, यदि हम प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं और अपने डाइट का ध्यान रखते हैं, और एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं है कि केवल गए और मोबिलाइजेशन टाइप ऑफ एक्सरसाइज किए। जैसे कि दोस्तों एक बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है कि आप ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, इसमें कोई लोड नहीं आ रहा है, इसमें लोड नहीं आ रहा है तो कैल्शियम की डेंसिटी नहीं बढ़ेगी। तो एक्सरसाइज में हमेशा ध्यान रखें कि स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज की तरफ थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा दें, और प्रॉपर अपने रूटीन में एक्सरसाइज का मतलब एक्सरसाइज का समावेश करें अपने रूटीन में, और डाइटरी कंडीशन में थोड़ा सा ध्यान दें, जैसे रागी हो गया, कैल्शियम इन रिच चीज़ों को आप लें। लेकिन यदि एक्सरसाइज में आप प्रॉपर वॉकिंग करते हैं, यदि आप थोड़ी सी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज अपने एज के हिसाब से, हमेशा जैसे मैं बोला ना कि एक्सरसाइज का जो प्रिस्क्रिप्शन है वो हमेशा एज के हिसाब से होता है। बिल्कुल ये चीज़ होती है डॉक्टर साहब। हमें लगता है कि ऐसा विषय है जिस विषय पे हम जितना ज़्यादा बात करें उतनी ज़्यादा घड़ी की सुइयां भागती हुई नज़र आती हैं हमें। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज हमें इतना वक्त दिया और हमारे दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब दिए, और हमने जो भी जितने बहुत से सवाल हैं जो अभी रह गए हैं उनको हमें और पूछना है, और फिर किसी न किसी कड़ी में हम आपसे जुड़ेंगे और उन सवालों को भी हम फिर से लेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ आए। और मैं सभी दर्शकों से चाहूँगा विदा कि अगली बार जब हम मिलें तो किसी एक ऐसे विषय के साथ जो आपकी सेहत को और बेहतर करे। तब तक के लिए मैं देशदीपक सिंह लेता हूँ आपसे विदा। नमस्कार।